सो नहीं गए ना, इसलिए चेक करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। ओके, सही है। सो ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन की। एक बार फिर से अपने रिव्यू ले लेते हैं कि जब सुबह हमने सेशन स्टार्ट किया तो क्या क्या चीज़ों के ऊपर बातचीत की और अब आगे अपने क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो बारी बारी से बताएंगे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या क्या बातें की। यस किरण मैडम, आपसे स्टार्ट करते हैं। एक गुरुकुलियंस कैसे होता है? यस मैडम। आदिति मैडम। और प्रोडक्ट्स। ओके, बसंत जी। कस्टमर क्यों नहीं इंटरेस्टेड होते हैं? ओके सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। ओके, राधिका जी। सेल्स क्या होता है, आर्ट्स होता है या साइंस? यस, गुरुकुल क्या है उसके बारे में discuss गुरुकुल क्या है उसके बारे में बातचीत की। अरुण जी। सेल्स के बारे ओके, यस पीयूष जी। सेल्स के बारे में सेल्स के बारे में हमने बातचीत की। ओके, सो ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो डिस्कशन किया था वहाँ पर अपनी बातचीत हुई थी कि गुरुकुल है क्या, गुरुकुल करता क्या है, गुरुकुल की सर्विसेज क्या है, एक गुरुकुलियंस कैसे होता है, और गुरुकुलियंस होने के बाद हमें जो लोगों को सर्विस देनी है वो एक्चुअल में क्या देते हैं। वहाँ तक अपनी डिस्कशन हुई। लास्ट में हमने जाने से पहले एक वीडियो देखा, तो वीडियो जो था उसमें से भी अपने को लर्निंग मिला था। क्या लर्निंग था? ऑब्जर्वेशन, फिर ट्रस्ट, फिर कॉन्फिडेंस, टीजी कॉन्फिडेंस, नीड, और कम्युनिकेशन, फिर कॉन्फिडेंस। और आज हमने उसके बाद भी एक चीज़ देखी कि आज सेल्स के अंदर जो रूल्स अपनाया जाता है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल्स का थंब रूल। तो वो थंब रूल क्या था? कस्टमर फर्स्ट बाय यू हम्म प्रोडक्ट सॉरी देन योर कंपनी देन योर प्रोडक्ट। कि कस्टमर जो है वो सबसे पहले आपको खरीदेगा, उसके बाद आपकी कंपनी को खरीदेगा और लास्ट में अपनी प्रोडक्ट को खरीदेगा। जबकि अपने करते हैं क्या? उल्टा, प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, कंपनी प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते ही नहीं। तो ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे अपने बात करते हैं कि सेल्स जो है वो दो तरीके से हमने देखा, एक आर्ट के ऊपर बात की थी और एक साइंस के ऊपर बात की थी। तो अब अपने बात करते हैं साइंटिफिक स्टेप। तो राइट तरीका क्या होना चाहिए एक सेल्स को अप्रोच करने का, उसके ऊपर अपने सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। तो राइट अप्रोच में सबसे पहले अगर कोई चीज़ आती है तो वो आता है वार्म ग्रीटिंग। कि जब भी आप कहीं पर फील्ड पर सेल्स करने के लिए जा रहे हो या जब कभी भी कस्टमर अपने वहां सेल्स के पर्पज से अगर आ रहा है तो सबसे पहले एज अ रिप्रेजेंटेटिव आपका रोल ये होना चाहिए कि आप उसका वार्म वेलकम करो, ग्रीटिंग करो। ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कहीं होटल्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो खड़े हुए लोग होते हैं वो हमारा ग्रीटिंग करते हैं कि एक स्माइल होनी चाहिए। आप किसी का हैंडशेक भी कर सकते हो, आप दोनों हाथ जोड़कर आप प्रणाम भी कर सकते हो, और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जैसी सिचुएशन वैसा आप फील करके उनको एक अप्रोच दे सकते हो जिससे सामने वाला बंदा जो है वो कंफर्टेबल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जय स्वामी नारायण बोलना होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जय श्री कृष्ण होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ गुड मॉर्निंग होता है। तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि जहाँ हम जा रहे हैं, जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर हमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या बोलने की ज़रूरत है जिससे सामने वाला और आपके बीच में एक बॉन्ड अच्छा बने। तो ये होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ हमें जो करना है कि बैठने के बाद सबसे पहले आपको अपनी खुद की एक इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन देना है कंपनी की प्रोफाइल, कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो और आपका आने का पर्पस क्या है। जैसे कि मेरा नाम है किरण मोरे, गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मैं आया हूं, और आज हमारी मीटिंग का एजेंडा ये है कि हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी सिस्टम और मैनेजमेंट से चले, या हमारी कंपनी का एक विज़न है कि 5000 कंपनी को 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना है, उसमें से एक कंपनी आपकी है, ये सोचकर आज की मीटिंग में हम आए हैं। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। फिर गुरुकुल की प्रोफाइल, कंपनी की प्रोफाइल में हम क्या बात करेंगे? हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी करती क्या है, कब कंपनी शुरू हुई थी,
और ये कंपनी आपको हेल्पफुल कैसे हो सकती है। तो अबाउट कंपनी सभी लोगों को पता है, बराबर। 2016 में हमने कंपनी स्टार्ट की थी, एक विचार के साथ अपनी कंपनी स्टार्ट हुई थी। कंपनी का विज़न क्या है? यस किरण जी, कंपनी का विज़न क्या है? डेवलप सिस्टम मैनेजमेंट ये विज़न है कंपनी का। 10 करोड़ ओके, ये 10 करोड़ वाला विज़न है। क्या विज़न है? 5,000 कंपनियों को 5,500 करोड़ का पहुंचा, वो भी कि हमारी कंपनी जो है वो एक विज़न के ऊपर काम कर रही है। जो विज़न हमारा क्या है कि 5,000 एमएसएमई कंपनी को 500 करोड़ के ऊपर लेकर जाना है। हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है डेवलप सिस्टम मैनेजमेंट कि जितनी भी अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑर्गेनाइज करना, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। गोल हमारा क्या है? कि आप अपनी लाइफ के पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल को अचीव करो, उसके लिए हम आपको नेसेसरी नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं। वाई, ये सारी चीज़ें करने के पीछे का हमारा कोर पर्पस क्या है या कोर आइडियोलॉजी क्या है? कि हम चाहते हैं इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़े और वो आपकी खुद की बिजनेस को ग्रो करने के साथ, तो हम चाहते हैं कि एमएसएमई बिजनेस जितने भी हैं वो डेवलप हो। तो ये सारी बातें मैंने आपको शेयर की। अब इसमें से जितनी ज़रूरी है उतनी बातें अबाउट कंपनी आपको पिच करनी है प्रोफाइल के साथ, और ये पिच करने के टाइम पर आपको अपनी कंपनी का ब्रोशर जो है वो सामने वाले बंदे के हाथ में देना है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद थर्ड स्टेप आता है क्रिएट नीड। तो सामने वाले बंदे की जब तक नीड आप एनालाइज नहीं कर लो तब तक प्रोडक्ट पिच करने की नहीं। और नीड एनालाइज करने के लिए हमने एक सिस्टम प्लान किया हुआ है। क्या है वो? एनालिसिस प्रोसेस। तो कभी भी किसी भी मीटिंग के अंदर जब आप जाते हो, विदाउट एनालिसिस आपको अपनी प्रोडक्ट पिच करनी नहीं है। और वो एनालिसिस फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑनर के बारे में बात होती है, उसकी कंपनी के बारे में बात होती है, उसकी कंपनी की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात होती है, 5 साल का विज़न क्या है उसके बारे में बात होती है, क्या चैलेंजेस कंपनी को आ रही है उसके बारे में बात होती है, और लास्ट में बात होती है गुरुकुल से आपको क्या सहायता चाहिए या किस तरीके से हम आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नीड के अंदर आएगी। नीड कंप्लीट होने के बाद गिविंग आपको करना है किन चीज़ों को? वर्सेस टेकिंग एटीट्यूड। कि कई बार हमारा एटीट्यूड जो होता है वो अप्रोच ऐसे हो जाता है कि सर ले लीजिए ना, सर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सर आपको लेना ही पड़ेगा सर। मतलब हमारा जो अप्रोच होता है या हमारा एटीट्यूड होता है वो बेगिंग एटीट्यूड होता है। और बेगिंग अप्रोच का मतलब क्या है कि उस बंदे को चाहिए और आपको चाहिए उसके पास से कुछ। तो ये वाली चीज़ें उसको झलक जाती है कि ये 10,000 20,000 50,000 लेने के लिए आए हैं। लेकिन ऑलवेज एटीट्यूड आपको गिवन की जगह कैसे रखना है? देने वाला। तो ये हो गया लेने वाला और ये हो गया देने वाला। तो आपका अप्रोच ऑलवेज किसी भी बंदे को अपॉर्चुनिटी देना होना चाहिए, ना कि उससे पैसा लेना होना चाहिए। क्योंकि देने की बारी आती है तब हमारा एटीट्यूड अलग होता है, लेने की बारी जब आती है तब हमारा एटीट्यूड अलग होता है। तो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वो कहलाएगा कि सामने वाले बंदे से आप ले नहीं रहे हो, उसको कुछ दे रहे हो। तो आपका एटीट्यूड को कौन सा रहेगा? देने वाला, न कि लेने वाला। मांगने वाला नहीं होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका होना चाहिए इफेक्टिवली प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। कि जब उसकी नीड एनालिसिस कर ली, जब उसके प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, जब उसके गैप सारे हमें अंडरस्टैंड हो गए, अब हम उसको एक प्रेजेंटेशन करेंगे और प्रेजेंटेशन के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे जहां पर हम ये बताएंगे पूरे एनालिसिस में क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा और क्या इम्प्रूवमेंट करने की आपको ज़रूरत है, और उस इम्प्रूवमेंट के अंदर गुरुकुल आपको क्या मदद कर सकता है, और उस मदद को करने के लिए हमारी प्रोडक्ट क्या है, और उस प्रोडक्ट को लेकर हमारा टाइमिंग क्या रहेगा, हमारा काम क्या रहेगा, हम आपको रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करके देंगे, उससे आपको बेनिफिट्स क्या होने वाला है, और उस बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए सर ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 3.5 लाख प्लस जीएसटी का।
इस तरीके से आपको पूरी प्रोडक्ट का एक प्रेजेंटेशन करके सामने वाले बंदे के सामने रखना है और ये पूरा फ्लो में जाना चाहिए। क्या मैंने बोला? एनालिसिस होने के बाद क्या गुड पॉइंट, क्या बैड पॉइंट, क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट के पॉइंट, उस इंप्रूवमेंट में गुरुकुल क्या करके देने वाला है, उस चीज़ के लिए हमारी प्रोडक्ट कौन सी अवेलेबल रहेगी, उस प्रोडक्ट से सामने वाले बंदे को क्या बेनिफिट होगा और उस बेनिफिट को उसको लेने के लिए उसको अमाउंट क्या देना पड़ेगा। जब तक आप किसी को बेनिफिट दोगे नहीं, आपकी प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट लेगा नहीं, क्योंकि हर इंसान फायदा चाहता है, कोई भी इंसान प्रोडक्ट नहीं चाहता है। हम कोई भी चीज़ अपने घर पर इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस चीज़ से हमें बेनिफिट्स होता है, न कि हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्लियर? वो कंप्लीट होने के बाद आगे आपको क्या करना है? सेल्फ कन्विक्शन देना है। मतलब कन्विक्शन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप दे रहे हो ना, वो बेस्ट क्वालिटी की चीज़ दे रहे हो। वो कन्विक्शन आपका अपनी प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए और उसी के साथ होना चाहिए वर्सेस ट्रस्ट, कि आपको खुद को ये भरोसा होना चाहिए, छाती ठोक के आप बोल सकते होने चाहिए कि सर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से जब आपने कर लिया तो आने वाले लाइफ टाइम आपको ये दिक्कत फिर से रिपीट नहीं होगी। या आपकी कंपनी का विजन अगर 50 CR जाने का है, 100 CR जाने का है, तो ये प्रोसेस से अगर 6 महीना हमने काम कर लिया तो 6 महीने के बाद आपकी कंपनी का ग्रोथ इतना हो सकता है, वो उसको बताना पड़ेगा और ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा, भरोसा दिलाना पड़ेगा। वो होने के बाद आता है प्राइसिंग पिच। प्राइसिंग आएगा सबसे लास्ट में, पहले नहीं। और उस प्राइसिंग पिचिंग के अंदर अब आपको बात करना है कि सर ये सारी प्रोडक्ट और ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको करना है, जैसे कि 10 प्रॉब्लम उसने बता दिए, तो उसी को पूछना है कि सर ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का अगर एक अमाउंट हमें पे करना पड़े और उस अमाउंट का फिगर जो है वो 10 लाख अगर हो तो आपके लिए कैसा रहेगा? क्या हम उसको पे कर पाएंगे? अगर 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर 10 करोड़ का टर्नओवर अगर आप हासिल कर सकते हो तो ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा? तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? यस, कंफर्टेबल रहेगा। और दूसरा, बहुत ज़्यादा है। तो सर अगर 10 लाख का अमाउंट अगर ये ना होकर अगर यही अमाउंट अगर 5 लाख हो तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? ये तो अच्छा ही हो गया क्योंकि 10 लाख वाली चीज़ मुझे 5 लाख में मिल रही है। लेकिन सर इस महीने के लिए कंपनी ने स्पेशल एक ऑफर लॉन्च की हुई है और ये ऑफर का ये लास्ट वीक अवेलेबल है और उस लास्ट वीक में आप लास्ट कस्टमर हो जिसके लिए लास्ट प्राइस में आपको पे कर रहा हो, जिसका अमाउंट है 3.5 लाख प्लस GST। कंडीशन ये है, अभी आपको डन करना पड़ेगा क्योंकि जब तक सामने वाले को इमरजेंसी क्रिएट नहीं करोगे, उसको ये फील नहीं होगा कि ये आज के लिए ही है, ये मेरे लिए ही है और अगर ये मैं नहीं लूँगा तो ये कल उठ के बड़े अमाउंट में चला जाएगा, तब तक उस बंदे को उस प्रोडक्ट को लेकर जो वैल्यू क्रिएट करना है वो आप नहीं कर पाओगे। वो क्या बोलेगा? 2 दिन के बाद आओ ना, सोच के बता दो। तो ये चीज़ें करना इसलिए ज़रूरी है, जब प्रोडक्ट प्रीस और प्राइस पीज आप करना शुरू करते हो, ज़्यादातर सेल्स वाले को लगता है मीटिंग इधर ख़त्म, अब हम क्या करते हैं, बैग पैक करके सारी चीज़ें कंप्लीट करके वहाँ से उठकर भागने का प्रयास चालू करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अगर देखने जाए ना, मीटिंग इसके बाद शुरू होती, राइट मीटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है और उसके बाद की मीटिंग के अंदर आते हैं बमबारी और होते हैं ऑब्जेक्शन। सर मेरे पास पैसा नहीं है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मेरा इतना बजट नहीं है, सर अभी मेरा कोई प्लानिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर शेयर करेगा। और एक राज की बात आपको बता दूं, 1 ऑब्जेक्शन, 2 ऑब्जेक्शन, 3 ऑब्जेक्शन, ऐसे 5 ऑब्जेक्शन जब कोई बंदा हैंडल कर लेता है, उसके बाद 99.99% चांस होता है क्लोजिंग का।
लेकिन दुख की बात यह है लोग पहले ही थप्पड़ खा के उठ जाते, मतलब पहला ही उसको आ जाता है ना कि सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, सटाक वो बोलता है चलो जय श्री कृष्ण सर हवे काले મળીએ આપણે, कई वांधो नहीं, मारो डांस અહીંયા पूरो। जिसकी थोड़ी बहुत सहन शक्ति होती है तो वो दूसरा भी खाएगा कि सर बात तो बराबर है, थोड़ा मुझे टाइम दो, भाई से बात करके या फादर से बात करके मैं आपको डन करवाता हूँ। तो हम क्या सोचते हैं, चलो अभी तो आने वाला है, फिर क्या बोलते हैं सर नेक्स्ट मीटिंग कब प्लान करते हैं। तो यहाँ पर भी दिक्कत होती है। आपको उसके बाद एटलीस्ट आधा घंटा या 45 मिनट उस बंदे को देना है और उसके जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं वो ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। आगे ये भी बताऊंगा कि वो ऑब्जेक्शन को हैंडल किया कैसे जाए, क्या शब्द आप बोलोगे या क्या बात आप बोलोगे जिससे उसके 5 ऑब्जेक्शन को आप अच्छी तरीके से हैंडल करोगे और फिर आपके हाथ में होगा चेक या कैश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है क्लोजिंग और टेकिंग ऑर्डर। कभी भी कस्टमर खुद से क्लोजिंग करेगा नहीं, क्लोजिंग आपको खुद को करना पड़ेगा या करवाना पड़ेगा, और वो क्लोजिंग करवाने के बाद उससे ऑर्डर मांगो, उससे चेक मांगो, उससे पेमेंट मांगो। ज़्यादातर केस में सेल्स वाले जाते हैं खाली हाथ लौट कर आते हैं, क्योंकि पूरी मीटिंग में वो एक भी बार पैसा मांगते ही नहीं है, या पूरी मीटिंग में एक बार भी वो चेक लेते ही नहीं है, ऑर्डर लेते ही नहीं। तो जैसे मीटिंग कंप्लीट होता है उसके बाद ऑर्डर की प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए। एलडीपी का प्रोग्राम अगर हम कोट करने के लिए जा रहे हैं, सीधा फॉर्म निकालो, बोलो सर नाम नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं, फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद एक प्रोसेस रहेगी, एक चेक आपको देना रहेगा। 99% चांस है वो बंदा फॉर्म भरेगा भी और आपको पैसा देगा भी, लेकिन हमें खुद को वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए हम वो फॉर्म निकालते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोगों की जो गलतियां होती है, एक्शन में नहीं लाते कस्टमर को, वहाँ से छोड़ देते। तो ये नहीं होना चाहिए। जब क्लोजिंग की प्रोसेस आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद की जो प्रोसेस आती है वो आती है डेवलप करना है रिलेशनशिप। कई बार प्रोडक्ट सेल भी हो जाती है, सब कुछ कंप्लीट भी हो जाता है और फिर अपना दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर हम कुछ सोचते ही नहीं है। जबकि हमें क्या करना है, अगर एक प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो गई, डेवलप चालू करो, रिलेशनशिप बिल्ड करना, क्योंकि उसके पास से 2, 3, 4, 5, 10 लोगों के नाम नंबर लेने की बारी है। तो वो लेना है, क्योंकि उस टाइम पर वो बंदा अगर एलडीबी करने के लिए तैयार है तो उसके दिमाग में 3 से 4 लोगों के नाम आ गए होते हैं जो उसके साथ प्रोग्राम में आ सकते हैं। जिसने कंसल्टिंग अपनी ली हुई है तो उसके माइंड में क्लियर हो गया होता है कि मेरे 2 या 5 लोग तो ये कंसल्टिंग ले ही सकते हैं, वो नाम आ गया होता है। अपनी दिक्कत ये होती है हम मांगते ही नहीं है, चेक जैसे हाथ में आए हम उड़ना शुरू कर देते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं। हम फोटो क्लिक करके ग्रुप में फोटो डाल देते, मारू तो थई गयु, आज तो अपना मिशन पूरा। जबकि मिशन यहाँ पूरा होगा जब आप 2 लोगों के, 5 लोगों के, 10 लोगों के नाम लेना शुरू करोगे ना, तो ये सेल्स की प्रोसेस एक जगह खत्म होगी, दूसरी जगह वहां से आप शुरू करोगे। क्लियर? उसके बाद जो मैंने आपको बोला, क्योंकि रिलेशन ही बिल्ड हमें इसलिए करना है कि रेफरेंस मांगना है। हमारा बिजनेस जो है ना वो सर्विस सेक्टर है, और आपको ये समझना पड़ेगा सर्विस सेक्टर के अंदर कितनी भी बड़ी बड़ी होर्डिंग अगर हम ले ले, या कितने भी बड़े बड़े बोर्ड अगर हम लगा ले, या मार्केटिंग हम डिजिटल कितना भी कर ले, जब तक अगला बंदा किसी अगले बंदे को बोलेगा नहीं ना कि ये डॉक्टर अच्छा है, तब तो कोई उस डॉक्टर के पास जाएगा नहीं। ये एडवोकेट अच्छा है तब तक वो उसके पास जाएगा नहीं, कि भाई ये कंसल्टेंट अच्छा है तब तक उसके पास जाएगा नहीं। तो हमारा 99% बिजनेस जो है ना वो रेफरेंस से होता है। और आज तक गुरुकुल ने पिछले 8 साल में जितना भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट किया होगा, तो 80% से ज़्यादा वॉल्यूम रेफरेंस से क्रिएट हुआ है। तो हमारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना वो रेफर बिजनेस है, रेफरल बिजनेस है। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या लेने हैं? रेफरेंस।
मिनिमम 2, उससे भी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 आपको लेना है। क्लियर? तो ये एक राइट अप्रोच करने का तरीका हो गया है। इसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है उसके ऊपर आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई सवाल? डन? आगे बढ़े? चेहरा देख के लग नहीं रहा है, टेंशन आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें सेल्स के अंदर अगर सक्सेसफुल अगर हमें होना है तो एक रोड मैप हमें प्लान करना पड़ेगा और उस रोड मैप के अंदर 4 स्टेप है और ये 4 स्टेप जो है वो फॉर्मूला है सक्सेस को हासिल करने का सेल्स में। वो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला अपना स्टार्ट होगा, पीयूष थोड़ी जगह कर दीजिए, मेरा ये नेटवर्क नहीं आ रहा है वहाँ पे, इधर की साइड हो जाइए, मेरा वहाँ से नेटवर्क कनेक्ट होगा और ऐसा होता है इसको उधर ले। सबसे पहला फॉर्मूला जो काम करेगा वो काम करेगा नीड एनालिसिस। सेल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करना और उसका नीड का एनालिसिस करना। और नीड एनालिसिस करने के लिए 2 बड़े वेपन मिले हुए और उस 2 बड़े वेपन का नाम है ओपन हैंड क्वेश्चन एंड क्लोज हैंडेड क्वेश्चन। क्योंकि जब आप एनालिसिस फॉर्म निकालते हो आपका काम होता है सवाल पूछना, सामने वाले का काम होता है जवाब देना। और सवाल 2 तरीके से पूछे जाते हैं, एक ओपन हैंडेड क्वेश्चन, एक क्लोज हैंडेड क्वेश्चन। ओपन हैंडेड क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये होना चाहिए कि सामने वाला बंदा खुलकर आपके सामने आए और क्लोज हैंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप राइट वे में उससे मांगो और राइट वे में आप उसको फिलअप करो। सेकंड चीज आपकी होनी चाहिए थिंकिंग वर्सेस फीलिंग क्वेश्चन, कि एक क्वेश्चन जब आप पूछ लेते हो उसके बाद थोड़ा सोचना है, सोचकर रुकना है और फीलिंग के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ना है। कई बार एनालिसिस प्रोसेस खाली फॉर्मेलिटी है तो वो फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए हम स्पीड में भागते हैं, फटाफट 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 कर ले, तो ये उसके लिए नहीं है। ये क्वेश्चन ही वो प्रोसेस है जिससे आप सामने वाले बंदे को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन करने के बाद आपको वहाँ पर सोचने के लिए रुकना है। और सोचना क्या होता है? 3 चीज़ जो मैंने ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर शेयर किया था, लेकिन फिर से शेयर करूं, जिसको कहा जाता है MAN। लिख लीजिए MAN, मैन। M का मतलब होता है मनी, A का मतलब होता है ऑथोरिटी और N का मतलब होता है नीड। जब तक आपको ये क्लियरिटी नहीं हो जाए कि सामने वाला बंदा पैसा देने के लिए कैपेबल है, तब तक आप उससे पैसा ले सकते नहीं हो। दूसरा, सामने वाला बंदा ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, जिसकी ऑथोरिटी हो, जो चेक पर साइन करने वाला हो या जो पेमेंट करने वाला हो। अगर वो नहीं है तो क्लोजिंग होने वाला नहीं है। और उसकी नीड अगर आपने प्रॉपर ढंग से एनालिसिस नहीं की या नहीं जगाए तो आप खुद एक सेल्समैन नहीं हो। कई बार सामने वाले बंदे को नीड पता होती है और कई बार बोलती है बस इच्छा हो गई तो मिलने के लिए बुला लिया, आ जाओ, पर हम पहुंच जाते। फिर क्या बोलते हैं, मारू तो कहीं वो कहीं प्लानिंग होती नहीं, बस है तो मारी भाई टाइम हो तो मैं बुला ही लेता। तो अगर सामने वाले बंदे के पास टाइम नहीं था या सामने वाले बंदे का माइंडसेट नहीं था या सामने वाले बंदे ने खाली ऐसे ही बुला लिया है, तो वो उसकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती होनी चाहिए। क्योंकि उसने बुलाया और अगर आप गए तो पैसा तो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि गलती कर दी बुला के। ये एक सेल्स वाले का माइंडसेट होता है। अभी सेल्स का जो सिनारियो अभी अपना चल रहा है, तो अभी अपना रेशियो क्या है? 10:1, 5:1, 2:1। एक्चुअल सेल्स पर्सन हम तब बनेंगे जब अपना रेशियो आएगा 1:1। एक को मिले उसी को बेच दिया, 2 को मिले दोनों को बेच दिया, 3 को मिले 3 को बेच दिया।
और वैसा बनने में 5 साल लगते हैं। ये रातों रात होने वाली प्रोसेस नहीं है। जिससे मिलोगे उसको बेचोगे, किसी को आज बेचोगे, किसी को थोड़े टाइम बाद बेचोगे, लेकिन बेच तो दोगे। तो ये होना चाहिए कि उसके साथ आपका फीलिंग कनेक्ट हो, कि जब भी आप किसी के साथ एनालिसिस कर रहे हो तो कई बार हम सीरियस नहीं होते, कई बार हम मजाक मस्ती के मूड में होते हैं, कई बार हमारा मोबाइल यहाँ पर रखा होता है, यहाँ पर एनालिसिस चल रहा होता है और देख रहे होते हैं कि किसका मैसेज आएगा, और कस्टमर देख रहा होता है। कई बार हम उससे बात कर रहे होते हैं लेकिन नचरे झुका के बात कर रहे होते हैं, और वो बंदा सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, बोलता है ये देख क्यों नहीं रहा है। कई बार आप जब बातें कर रहे होते हैं, सामने वाले के फोन आ रहे होते हैं, बार बार रिंग बज रही होती है, और आप सोच रहे होते हैं चलो अब मीटिंग होगी, चलो अब मीटिंग होगी, चलो अब मीटिंग होगी। मीटिंग कैंसिल करो, खड़े हो जाओ वहीं पे, बोलो सर आज की मीटिंग अपनी हो नहीं पाएगी क्योंकि आप और बिजी लग रहे हो, सर दोबारा अपने मिल सकते हैं। ऐसा हो तो अपनी खुद की वैल्यू बनाओ, नहीं तो सामने वाला कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। अपना पर्पस क्या होता है? बस 3 मीटिंग हो जाए, सुबह से शाम 3 मीटिंग बस। तो होता ये है कि कई बार जब अपनी फीलिंग अपने क्वेश्चन के साथ नहीं होती है, सामने वाला बंदा राइट आंसर नहीं देता है, और उसके बाद एक प्रोसेस होती है, एक फॉर्मूला होता है जो हमें अपनाना होता है, जिसको ऑलरेडी हमने फॉर्म में कवर कर लिया है, जिसको कहा जाता है फोगो फॉर्मूला। और ये पोगो फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले आएगा P फॉर पर्सन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, J फॉर गोल और O फॉर ऑप्टिकल्स। कि सामने वाला बंदा जब भी आपको मिलता है तो आपको ये फॉर्मेट को फॉलो करना है, और इस फॉर्मेट में पहले क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए कि पर्सन को आप जानो, दूसरे क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानो, तीसरे क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए उसके गोल्स के बारे में जानो, और चौथा क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए कि उसको क्या चैलेंजेस आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, क्यों वो नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में जानो। और ये सारी चीज़ें जब आप जान लेते हो, इसके बाद स्टार्ट होता है अपना प्रोडक्ट। क्योंकि 2 ही तरीके से, 3 तरीके से हम किसी भी बंदे को मददरूप हो सकते हैं। 3 ही तरीका है। सबसे पहला तरीका, या तो उसके कोई बड़े गोल है या उसका विजन है, उसको अचीव करने में गुरुकुल उसको मददरूप हो सकता है। दूसरा, वो जो बिजनेस अभी कर रहा है उसमें उसको चैलेंजेस आ रही है, तो उस चैलेंजेस के सॉल्यूशन के लिए हम उसके साथ जुड़े। और तीसरा, उसको अपने बिजनेस को ऑटो मोड में लेकर जाना है, जहां पर हम उसके बिजनेस में उसको हेल्पफुल हो सकते हैं। ये 3 चीज़ के अलावा और कोई चौथा तरीका नहीं है जहां पर हम उसको मदद करें। क्लियर? और ये पता कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन करके, ये पहला प्रोसेस करके। इसी को कहा जाता है नीड एनालिसिस, और यही नीड एनालिसिस के लिए हमने फॉर्म बनाया है, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का और 5 पेज का। क्योंकि जैसी मीटिंग, जैसा टर्नओवर, वैसी बातें होनी चाहिए, तब जाकर उस मीटिंग के अंदर सामने वाले बंदे को हम अंडरस्टैंड करवा पाते। क्लियर है? यस। नेक्स्ट चीज आती है नीड समझने के बाद नीड को लेकर उसकी अवेयरनेस देना। मतलब सामने वाले बंदे को ये फील करवाना कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो या आपके पास बहुत बड़ा गोल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अनकवर, मतलब जो जो बातें उसने कवर की या जो जो बातें उसने स्टार्टिंग में आपको शेयर की, उसी बातों को फिर से खोल के सामने वाले बंदे को समझाना है कि सर मैंने ये सही समझा ना कि आपने जो मुझे ये बोला है, मतलब कंफर्म करना है। कई बार वो बोलता कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और होता है और हम समझते कुछ और है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। तो वही प्रॉब्लम उसकी है, ये सही है कि गलत है, उसको समझने के लिए उसका कंफर्मेशन लेना है। और ये कंफर्मेशन लेने के लिए आपको क्या करना है? अनकवर। सेकंड चीज उसके बाद आपको करनी रहेगी लाइट और बल्ब।
ये क्या काम करेगा? मोटू और पतलू कितने लोग देखते हैं या कितने लोगों ने देखा है? तो मोटू और पतलू की पूरी जर्नी होती है, उसमें क्या चलता है? एक को समोसा चाहिए, तब उसके माइंड में आइडिया आता है, और दूसरा मोटू बोलता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, अब पतलू तुम ही कुछ सोचो। तो तब वो क्या बोलता है, थोड़ा बहुत तब करके फिर बोलता है आइडिया, और सीधा वहाँ एक बल्ब जलता है और आइडिया उसके माइंड में आने स्टार्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सामने वाले बंदे को ये फील करवाना है कि उसके जो प्रॉब्लम है, आइडिया सर मेरे पास उसका सॉल्यूशन है, देना नहीं है। ज्यादातर लोग गलती ये कर देते, देना शुरू कर देते, तो फिर वो अपना प्रोग्राम लेगा क्यों, फिर वो अपनी सर्विस लेगा क्यों, जब उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमने मीटिंग में ही कर दिए। क्लियर हो रहा है? आइडिया का मतलब ये होना चाहिए, उसको दूसरी तरीके से समझाता हूं। अगर आपने भरपेट खाना खा लिया है और फिर अगर मैं आपकी स्पेशल डिश आपके सामने रखूं, तो क्या आप खाओगे? जिसको भूख लगा है वो तो खाएगा ही, लेकिन जिसका भूख कंप्लीट हो चुका है वो क्या बोलेगा? अभी नहीं, बाद में। तो हमें क्या करना है, हमें खाली सामने वाले को टेस्ट देना है, खिलाना नहीं। तो उसको वो फील करवाना है कि इन लोगों के पास इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है, और वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन अगर आपको जानने हो तो आगे अपने मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? थर्ड चीज आती है मेक देयर रियलाइज। अब उसको ये रियलाइज करवाना है कि सर आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो वो प्रॉब्लम जेन्युइन है और आपके अकेले के नहीं है सर। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम मिले और ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हमने काम किया और ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हमने उनको दिए, और आज इनका स्टेटस देखिए, आज इन लोगों का टेस्टिमोनियल देखिए और आज इन लोगों का फीडबैक देखिए। अब उसको दिखाने का टाइम आ गया, और देखकर सर आप डिसाइड कीजिए कि इनका इनका और इनका अगर सॉल्यूशन हमने किया तो सर आप बोलो आपका भी होगा। सर बोलो होगा? होगा? हाँ हाँ होगा। बुलवाना है। ज्यादातर मीटिंग में होता क्या है, हम बोलते हैं, सामने वाला कुछ नहीं बोलता है। उसको इन्वॉल्व करो बातों में, बुलवाओ उससे मुंह से। जब वो खुद ऑनरशिप लेगा तब वो खुद ऑनरशिप के साथ आपको पेमेंट देगा। ज्यादातर केस में क्या ऑनरशिप हम ले लेते हैं कि सर आपको तो ये प्रॉब्लम है, सर आपका ये सॉल्यूशन है और ये हम कर भी देंगे, और इस तरीके से हो जाएगा। और अगले को ये फील होता है कि उसका तो ये प्रॉब्लम था ही नहीं, उसका तो कुछ और ही था, जो आपने उसको पूछा नहीं प्रॉपर तरीके से और उसने प्रॉपर ढंग से आपको बताया नहीं। क्योंकि कई बार हम क्या स्पीड में होते हैं और स्पीड में चढ़ जाते हैं, तो वो नहीं हमें करना है। रियलाइज करवाना है। ये चीजें जब आप रियलाइज करवा दो तब सामने वाले बंदे को क्लिक होगा कि ये वो कंपनी है जिस कंपनी के जुड़ने के साथ मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मेरी कंपनी यहाँ ग्रो करेगी और मैं इनके साथ काम करूँगा तो मुझे लाइफ टाइम मज़ा आएगा। ये उसको रियलाइज करवाना है। कई बार दिक्कत ये होती है, सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम होता है लेकिन वो खुद रियलाइज नहीं करता है। वो रियलाइज करवाने का मतलब है उसको ऑनरशिप देना कि ये आपके प्रॉब्लम है और हमारे पास सर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। इतना खाली पूछ लेना है, चाहिए सर सॉल्यूशन, तो आगे बात करते हैं। तो ये दो चीज़ें अपनी कंप्लीट हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ के ऊपर अपने जाएंगे। अब बात आएगी सॉल्यूशन के ऊपर। तो जो नीड अवेयरनेस की, जो जानी, नीड को अंडरस्टैंड किया, अब उसके सॉल्यूशन के ऊपर हम बात करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या आएगा? सबसे पहला लीड विथ नीड, कि उसी की नीड के ऊपर अगर मीटिंग होगी, उसी के नीड के ऊपर अगर बात होगी और उसी के प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप डिस्कशन करोगे तो वो इंटरेस्ट लेगा। कई बार होता ये है हम 10 बातें बोल देते हैं लेकिन उसको जो बोलनी होती है वो एक ही बात बोलनी होती है। तो वो क्या बोलता है, लंबा मत खींचो ना, अंदर से ऐसा बोलता है। वो आपको नहीं बोलेगा, सीधी मुद्दे पर आओ ना।
तो अपना क्या होता है, कई बार हम उसकी नीड को लीड नहीं करते हैं, हम अपना ज्ञान जो है वो वहाँ बांटते हैं कि मुझे इतना पता है तो मैं इतना तो आपको बता ही दूंगा, फिर आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप डिसाइड करो। तो उतना ही बोलो जितना ज़रूरी है और उतनी ही चीज़ें लो जो उसकी नीड है, पूरा मत लो। ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड चीज़ जब हम वहां पर करेंगे तो वो क्या करेंगे, पहला क्या है फीचर्स, दूसरा क्या है फंक्शन और तीसरा क्या है बेनिफिट्स। तो जो प्रोडक्ट आप सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो उसके फीचर्स आपको पता है, वो कैसे काम करने वाला है, वो फंक्शन आपको पता है, और उससे सामने वाले को क्या बेनिफिट होने वाला है वो आपको क्लियर है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हो तो सेल्समैन वही आप पसंद करते हो जिसको फ्यूचर भी पता हो, फंक्शंस भी पता हो और बेनिफिट्स भी पता हो। तो बेनिफिट्स क्या रहेगा, फीचर्स क्या रहेगा और फंक्शन क्या रहेगा। चलो एलडीपी की बात करते हैं। एक एग्जांपल आपको लेकर मैं बताता हूं। चलो आप बताओ इसके अंदर एलडीपी प्रोग्राम के ये क्या रहेंगे, फीचर्स क्या होगा। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिजनेस। तो ये क्या हो गया, ओके। फंक्शन क्या हुआ, यहीं पर अपनी गलती है। और बेनिफिट्स क्या हुआ, तो अपनी कंपनी का एसओपी बना सकते हो, जो चीज़ हम देते हैं उसमें एसओपी बना सकते हो, टीम मैनेजमेंट कर सकते हो, लीडर क्वालिटी अपना बाहर निकाल सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट, रनिंग मार्केटिंग कर सकते हो, फिनांस मैनेजमेंट, वो बेनिफिट्स। ये क्या है, सबसे पहला इसका मतलब क्या, कोई भी अगर एक प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का क्या होता है फीचर्स, और फीचर्स का मतलब क्या, उसके अलग अलग पार्ट्स। तो जैसे आपने बोला वो पार्ट आपने कंप्लीट बोले कि क्या बोले कि एलडीपी प्रोग्राम जो है वो पर्टिकुलर लीडर्स लोगों के लिए है, जहाँ पर 3 दिन का वर्कशॉप होता है, बिजनेस मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप मैनेजमेंट। तो ये 3 चीज़ के ऊपर बात होती है। अब उसके बाद उसके अंदर क्या बात करेंगे, फंक्शंस। अब आपको ये बताना है इस तीनों में होता क्या है, ये उसके फंक्शन हो गए। तो आपको ये बोलना है कि जब एलडीपी के प्रोग्राम में आप आते हो तो एज अ लीडर आपका रोल क्या होना चाहिए आपकी कंपनी को लीड करने का, उसका डिटेल में हम डिस्कशन करते हैं। और एक लीडर के अंदर कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके ऊपर आपको नॉलेज दिया जाता है। सेकंड सर आता है टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट में ये बताया जाता है लोगों को लाना कैसे है, उनको तैयार कैसे करना है, उनसे काम कैसे लेना है, उनको काम देना कैसे है, उनको निकालना कैसे है। और थर्ड हो गया सर बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर बिजनेस के 6 पिलर्स के ऊपर बात होती है कि कोई भी बिजनेस को अगर खड़ा करना है तो उसके 6 पिलर्स होते हैं। और ये 6 पिलर्स अगर आपने अपने बिजनेस को मजबूत कर लिया तो आपका बिजनेस भी एक बेहतरीन तरीके से ग्रो हो पाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स हम क्या बता सकते हैं, आप एसओपी बना लोगे। एलडीबी से एसओपी बन जाएगी। हाँ, बना सकते हैं अगर उनके पास उतनी मतलब कैपेबिलिटी उनके अंदर हो। वो शार्पनेस है, अगर एक लेवल उनका बिजनेस है तो वो सारी चीजें निखार सकते हैं। अपना बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे कैसे जाया जाता है वो सारी चीजों का उनको पता चल जाता है, सिस्टम बिल्ड करने का एक रास्ता मिल जाता है। अभी जाओ क्या वांधा नहीं। सबको चाय की चुस्की की ज़रूरत है, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से जा रहा है। बेनिफिट्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा पेन एरिया लोगों का जो होता है वो आपको वहां पर बताना है कि सर ये एलडीपी प्रोग्राम से आप अपने रूटीन से फ्री हो सकते हो। क्या सर, ये एलडीपी प्रोग्राम करने से आप अपने रूटीन से फ्री हो सकते हो, ये सबसे पहला बेनिफिट उसको देना है। दूसरा बेनिफिट आप उनको क्या देना है, सर आपको ये पता चल जाएगा कि एज अ लीडर आपका अपनी कंपनी में क्या काम करने की आपको ज़रूरत है और कौन सा काम आप डेलीगेट लोगों को कर सकते हो।
तीसरा आप क्या बता सकते हो कि सर आप अपनी कंपनी में अपनी खुद की सेकंड लाइन तैयार कर सकते हो, जिससे आपको क्लियरिटी ये रहेगी कि ये प्रोग्राम करने से अब आगे जाके आप अपने बिजनेस को कौन से लेवल पर लेकर जा सकते हो। और थर्ड वाले के अंदर आप ये बता सकते हो बेनिफिट के अंदर कि सर एक बिजनेस पूरा कैसे ग्रो होता है, एक बिजनेस के पिलर्स क्या होते हैं, वो जब आप जान लो तो आप अपने बिजनेस की सिस्टम बनाना शुरू कर सकते हो। जैसे कि बेसिक सिस्टम कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, बेसिक सिस्टम किसी को काम कैसे देना है, बेसिक सिस्टम रिपोर्टिंग कैसे लेना है, ये बेसिक सिस्टम हो गई। तो ये सारी आपको अंडरस्टैंड होगी और आपकी कंपनी में आप सिस्टम बिल्ड करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एलडीपी प्रोग्राम का बेनिफिट ये है कि सामने वाले बंदे को अवेयरनेस मिलेगी और उसको नॉलेज मिलेगा और सबसे बड़ा उसको एक टूल्स दिया जाएगा कि सर एलडीपी तो आपने 3 टाइम कर लिया आकर, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है तो 100 पेज की बुक आपको दी जाती है और वो बुक आपके साथ होनी चाहिए और वो बुक आपको उसको दिखानी है, देनी नहीं है, दिखानी है। देना और दिखाना अलग होता है। खाली सामने रखना है, पाना पलटना है, दिखाना है और दिखा के सीधा रख देना है, दे नहीं देना है। कि वो चाहिए तो सर 30,000 का चेक लिखो, फिर वो मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेनिफिट्स आपने बता दिए, अब वो क्या बोलेगा, प्राइस क्या है, प्राइस के ऊपर बात आएगी। तो 30,000 प्लस जीएसटी जो एलडीपी का अपना अमाउंट रहता है, और उसको भी आप उसी तरीके से पिच कर सकते हो कि पूरा एनालिसिस होने के बाद, उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद अब उसको पूछ सकते हो कि ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए तो सर कितना इन्वेस्टमेंट होएगा। तो स्टार्ट करने का सर 1 लाख, फिर बोलने का सर 50,000 और फिर बोलने का सर इसका अमाउंट खाली 30,000 है। तो आप लिखिए सर गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का चेक और दीजिए और जुड़िए। क्लियर? ऑलवेज बेनिफिट्स जो है वो अपने फोकस एरिया रहना चाहिए, ना कि अपनी प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा बात मत करो। प्रोडक्ट पे पूरे मीटिंग में खाली अगर 5 मिनट भी बात कर लोगे तो चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपकी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट से होने वाले, क्योंकि अगला बेनिफिट खरीदेगा और उसका पैसा देगा। चाय पी लीजिए सभी लोग, 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले।